गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मिट्टी की समस्याएं टॉपिक का अध्ययन किया, जिसमें हमने मिट्टी की जो प्रमुख समस्याएं हैं 5, जिसमें पहली थी हमारी मृदा अपरदन, दूसरी मृदा में लवणता, तीसरी जल अक्रांति और नंबर 4 थी मृदा में शुष्कता और नंबर 5 थी हमारी मृदा में समापन। और इनमें से हमने जो पहली है मृदा अपरदन, इसका विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने मृदा अपरदन के प्रकार को भी समझा। आज उसी क्रम में जो मृदा अपरदन है उसके क्या कारण है, किस कारण से मिट्टी का अपरदन होता है, किन किन तत्वों का उसमें मुख्य योगदान होता है, और साथ ही मृदा अपरदन का प्रभाव और मृदा अपरदन के नियंत्रण को पढ़ेंगे। तो आज का विषय हमारा मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें नंबर 1 है वनों का विनाश। मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वनों की अप्रत्याशित कटाई है, जिसके कारण वनों की जो है वो कमी हो गई है और जो भूमि है वो वन विहीन या वनस्पति विहीन हो गई है। मानव प्राचीन समय से ही अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु वनों को अविवेकपूर्ण तरीकों से काटकर समाप्त करता चला आया है। वन पानी के तीव्र बहाव को रोकते हैं तथा मिट्टी की जड़ों में जकड़े रहते हैं। वनों से तापमान नम रहता है और मिट्टी का वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः वनों के कटाव से वनस्पति विहीन क्षेत्रों में विकास होता है, जिसके कारण वनस्पति विहीन क्षेत्रों में जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है तथा मिट्टी का अपरदन करता है। इन क्षेत्रों में तापमान वृद्धि से मृदा का क्षरण व विघटन होता है तथा ढीली चट्टानों को पवन आसानी से उड़ा ले जाती है। यानी जब मानव जो है अविवेक ढंग से तरीकों से वनों का जो कटाई करता है, उसके कारण क्या है, जो क्षेत्र है वो वनस्पति विहीन होने के कारण उन क्षेत्रों में जो अपरदन की क्रिया है वो तीव्र गति से होने लगती है। उन क्षेत्रों से जब जल प्रवाहित होता है तो उस प्रवाहित जल के कारण, क्योंकि उससे पहले वन क्या है मिट्टी को जकड़े रहते हैं और उनके ऊपर वनस्पति का विकास होने के कारण मिट्टी जो एक संगठित रूप में रहती है। लेकिन जैसे ही वनों की कटाई होती है अविवेकपूर्ण ढंग से, तो उन क्षेत्रों में क्या है वनस्पति विहीन होने के कारण जल की जो अपरदन प्रक्रिया है वो तीव्र गति से होने लगती है। नंबर 2 है कृषि का अवैज्ञानिक ढंग। आज भी भारत जैसे विकासशील देशों में, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर परंपरागत तरीकों से ही कृषि की जाती है। उसमें नवीनता जो है, जो नवीन साधन है कृषि करने के, उनका उपयोग अभी भी बहुत कम होता है। तो परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि से मृदा अपरदन होता है, जैसे खेतों को बार बार जोतना या आवश्यकता होने पर न जोतना, अनियंत्रित सिंचाई, उर्वरकों का अधिक उपयोग, फसलों का उपयुक्त फेरबदल या फसल चक्रीकरण न होना आदि ऐसे तरीके हैं जिनसे मिट्टी अपने गुणों को खो देती है और उनका विघटन होने लगता है। ढालू भूमि पर कई बार गहरी जुताई कर देने से तथा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जोत लगा देने से वर्षा ऋतु में तीव्रता से मिट्टी कटकर बह जाती है। यानी जो जुताई है उसके भी तरीके होते हैं। जो ढालू क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर आपने ऊपर से नीचे की ओर खेतों को जोता है तो क्या है, वहाँ पर वर्षा ऋतु में मिट्टी अपरदन तीव्र गति से होगा, मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होगा। अगर आप वहाँ पर जुताई नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो वहाँ पर मिट्टी का अपरदन कम होगा। तो अवैज्ञानिक जो ढंग है कृषि के, उनका भी योगदान है मिट्टी के अपरदन में।
नंबर 3 है हमारा अतिचारण, यानी जो अनियंत्रित पशुचारण है उसके कारण भी मिट्टी जो है अपरदित होती है। अनियंत्रित पशुचारण से मृदा अपरदन अधिक होता है। पशु वनस्पति विशेष तौर से घास तथा छोटे पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं जो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। इनके उखड़ने से मिट्टी ढीली हो जाती है। ऐसा प्राय हल्की परत वाली मिट्टी में, कम गहरी जड़ों वाली वनस्पति में अधिक होता है। इसके साथ साथ पशुओं के खुरों से भी मिट्टी ढीली हो जाती है जो शीघ्र ही अपरदित हो जाती है। अतः मिट्टी अपरदन में अति पशुचारण भी एक मुख्य कारण है जो मिट्टी अपरदन को बढ़ावा देता है। नंबर 4 है हमारी झूमिंग कृषि प्रणाली। और झूमिंग जो कृषि प्रणाली है वो स्थानांतरणशील कृषि का एक रूप है और भारत के अंदर जो पूर्वी राज्य हैं उनमें इसको जो है जो स्थानांतरणशील कृषि है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो दूसरा जो कारण है झूमिंग कृषि प्रणाली, यानी स्थानांतरणशील जो कृषि है उसमें क्या होता है कि आदिवासी जो लोग होते हैं वे जंगलों को काटते हैं या उनको जला देते हैं और उनको काटकर या जला देने के बाद उस क्षेत्र में परंपरागत तरीकों से, जो हमारे परंपरागत तरीके हैं जिसमें फावड़ा, कुदाला, इन औजारों से जो है उसके मिट्टी की जोताई करते हैं और वहाँ पर अपना जो है अविवेकपूर्ण रूप से जो हमारी प्रौढ़ कृषि पद्धति है उससे वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। और बाद में उन क्षेत्रों में जब 2-3 साल तक कृषि करने के बाद वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो हम उसे छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि जंगलों को काटकर या वनस्पतियों को जलाकर हम उस क्षेत्र में फिर परंपरागत कृषि करते हैं। क्योंकि इस कृषि में जो है स्थान परिवर्तन होता रहता है 3-4 साल के बाद, तो इसीलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और स्थानांतरणशील कृषि का ही एक रूप है भारत के अंदर झूमिंग कृषि। यह कृषि का परंपरागत तरीका है जिसमें वनों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसके पश्चात उसमें 3 से 4 वर्ष तक कृषि की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है तो उसे छोड़कर दूसरे स्थानों पर फिर से वनों को काटकर या जलाकर परंपरागत औजारों से कृषि भूमि तैयार की जाती है। ऐसा करने से वनों का विनाश होता है और मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिससे ऐसे स्थानों पर मिट्टी अपरदन अधिक होता है। नंबर 5, वर्षा का वितरण व मात्रा। वर्षा का वितरण व मात्रा की विभिन्नता भी मिट्टी अपरदन में सहायक होती है। किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि, यानी अतिवृष्टि का अर्थ है कि जो है एक सामान्य से अधिक वर्षा होना, जहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होता है, वहीं शुष्क या कम वर्षा से मिट्टी में भिन्नता उत्पन्न होकर विघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। शुष्क क्षेत्रों में दरारें पड़ जाती हैं और भूमि भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसका विखंडन हो जाता है। अतः वर्षा के असमान वितरण के कारण भी मिट्टी अपरदन होता है, जो मिट्टी अपरदन का एक मुख्य कारण है। अब है मिट्टी अपरदन का प्रभाव, कि मिट्टी अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है उससे। मिट्टी अपरदन का प्रभाव या मृदा अपरदन का प्रभाव। अत्यधिक मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती। राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार मृदा अपरदन के निम्नलिखित प्रभाव है। नंबर 1, मृदा अपरदन के कारण आकस्मिक व भयंकर बाढ़ों का प्रकोप। नंबर 2, नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा में परिवर्तन, यानी
जो नदियों के मार्ग हैं उनमें बालू जब एकत्रित हो जाती है, जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने मार्ग में आने वाली जो चट्टानें हैं, कंकड़ पत्थर है, वनस्पति अवशेष हैं, जीव अवशेष हैं और जो छोटे छोटे बालू के कण हैं, उन छोटे छोटे बालू के कणों को जब वो अपने साथ बहाकर ले जाती है और समतल मैदान में जाने के बाद क्या होता है कि जो नदी की प्रवाह गति है वो मंद हो जाती है। तो उन क्षेत्रों में क्या है, नदियों के मार्ग में उन बालू का जो है कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण होता रहता है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी की जो जलधारा है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी नदी जो है अपनी दिशा को बदल लेती है इस अवरोध के कारण। नंबर 3 है उपजाऊ मिट्टी की हानि। ये तो हमने पहले भी देखा कि अगर मिट्टी का अपरदन होगा तो मिट्टी अपरदन से क्या होगा, जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जो पोषक तत्वों का भंडार होती है, जिसमें खनिज पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, उसके अपरदित हो जाने से क्या होगा कि वहाँ पर जहाँ से मिट्टी अपरदित होगी उस क्षेत्र में जो नीचे की परत होगी वो कम उपजाऊ होगी, तो वहाँ पर मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी, वहाँ पर फसलों का उत्पादन कम होगा। नंबर 4 आवरण अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा ऊपरी परत का विनाश। ये उसी के अंतर्गत आता है हमारा कि जो ऊपर की ऊपरी परत है, मिट्टी की ऊपरी परत है, जो एक उर्वर या उपजाऊ परत के रूप में होती है, उसका वहाँ से अपरदन या विनाश हो जाता है। भूमि जल स्तर गिरने से पेय तथा सिंचाई के लिए जल की कमी। तो ये थे हमारे नंबर 6 शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव। यानी मिट्टी अपरदन से क्या है, जो शुष्क मरुभूमि है यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी जो है अपरदित होकर जो बालू के कण हैं वे पवन के साथ, वायु के साथ उड़कर क्या है दूसरे जो बराबर के क्षेत्र है उपजाऊ उन क्षेत्रों में जमा होती रहती है। तो उससे क्या है, मरुभूमि का विकास होता रहता है। तो मरुभूमि का विस्तार होगा तो उससे क्या होगा, जो स्थानीय जलवायु है, जो उस क्षेत्र की जलवायु है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उस पर, वो परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 7 बीहड़ व बंजर भूमियों में डाकों का शरण स्थल बन जाना। यानी जो नदी अपरदन है उसके द्वारा जो बीहड़ व बंजर भूमि का विकास होता है, वहाँ पर डाकू अपना जो है शरण स्थल बना लेते हैं, जिसमें हमारे चंबल की जो घाटी है, जो चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ खड्डुओं का निर्माण हुआ है, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब तक हमने मिट्टी का अपरदन पढ़ा है, उसकी समस्याएं पढ़ी हैं, साथ साथ उसके जो मिट्टी अपरदन है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इसमें जो हमारा मिट्टी का अपरदन है उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम कैसे मिट्टी अपरदन को हम रोक सकते हैं, क्या क्या हमारे पास पद्धतियाँ हैं, किन साधनों से, क्या किन कार्यों के द्वारा हम मिट्टी का अपरदन रोक सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम ये आगे करेंगे। मृदा अपरदन का नियंत्रण, यानी जो मिट्टी का अपरदन है, जो मिट्टी का कटाव है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। मृदा अपरदन रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुछ वैज्ञानिक तथा कुछ सामान्य परंपरागत तरीके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थल शोध संस्थान इस कार्य में लगे हुए हैं। भारत में केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान जोधपुर, जो कि राजस्थान के अंदर है, इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय है, जहां मरुभूमि यानी मरुस्थलीय भूमि में वायु द्वारा कटाव को रोकने संबंधी अनुसंधान किए जा रहे हैं। अतः मिट्टी अपरदन रोकने की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। पहली है हमारी जैविक पद्धति और दूसरी हमारी यांत्रिक पद्धति। नंबर 1 जैविक पद्धति। अब जैविक पद्धति किसे कहते हैं? जैविक पद्धति में औजारों एवं यांत्रिक उपकरणों के स्थान पर जैवीय प्रक्रियाओं को नियमित कर मृदा के अपरदन व कटाव को रोका जा सकता है। यानी जो जैविक पद्धति है उसमें हम
यांत्रिक उपकरणों और औजारों का प्रयोग नहीं करते, उसे जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपरदन को नियंत्रित करते हैं। और जो दूसरी हमारी यांत्रिक पद्धति, उसमें हम औजारों एवं यांत्रिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं। इन प्रक्रियाओं के विपरीत परिवर्तन मृदा का विघटन करता है, अतः ऐसी प्रक्रियाओं को रोककर मृदा के विघटन को रोका जा सकता है। जैव विधियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें फसल संबंधी पद्धति और सेकंड है वनरोपण संबंधी पद्धति। फर्स्ट, फसल संबंधी पद्धति, यानी फसल संबंधी पद्धति में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियां हैं, जिसमें ए पट्टीदार खेती। इस विधि द्वारा प्रवाह युक्त जल के वेग को प्रभावशाली ढंग से मंद किया जाता है। पट्टीदार खेतों से अपरदन वेग कम होता है तथा सिल्ट अपरदन रोधी पट्टियों में इकट्ठा होने लगता है। यह पद्धति समोच्च रेखा कृषि व वेदिका युक्त कृषि के साथ की जाती है। यानी इस पट्टीदार पद्धति से क्या होता है कि जो प्रवाह युक्त जल है, उसका जो जल का प्रवाह है उसे मंद कर दिया जाता है इन पट्टियों को बनाकर। तो जब मंद हो जाएगा जल का वेग, नदियों का वेग या प्रवाहित जल का वेग या वर्षा के द्वारा बहते हुए जल का वेग जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम वेग के कारण वो जल जो है फिर मिट्टी का अपरदन नहीं कर पाता। तो इसीलिए पट्टीदार खेत बनाए जाते हैं। सेकंड है हमारा बी फसल चक्रीकरण, यानी फसलों का चक्र, फसल को बदल बदल कर बोना। एक खेत में केवल एक ही फसल को ना बोकर पूरे वर्ष उसमें क्या है परिवर्तन करते रहना, वही हमारा फसल चक्र या फसल चक्रीकरण के अंतर्गत आता है। मृदा को कटने से बचाने वाली फसलों का अन्य फसलों के साथ चक्रीकरण से मृदा की उर्वरता बढ़ती है तथा फलीदार फसलों या घास की उपस्थिति से मृदा का अपरदन भी कम होता है। सी मल्चिंग द्वारा। इस पद्धति में मिट्टी पर फसल अवशेषों की 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दी जाती है। यानी जो मल्चिंग पद्धति है उसमें क्या है, जो मिट्टी है उस पर फसल के जो अवशेष हैं उनकी 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत जो है बिछा दी जाती है, जिससे भूमि संरक्षण के साथ साथ वाष्पीकरण रोकने में मदद मिलती है। मल्चिंग द्वारा खेती करने से रबी मौसम की फसलों की उपज में 30% तक की वृद्धि की जा सकती है। यानी जो मिट्टी है उसे खुला नहीं छोड़ा जाता, उसे फसल अवशेषों के द्वारा ढक दिया जाता है और जिसके कारण वाष्पीकरण भी रोका जा सकता है और साथ साथ मिट्टी का अपरदन भी रोका जा सकता है। डी खादों का प्रयोग। मिट्टी में विभिन्न प्रकार की खादों के प्रयोग से इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और साथ साथ उसकी जो गठन है, संरचना है और जो जल धारण की क्षमता है उसमें भी वृद्धि से मृदा अपरदन में कमी आती है। ई रक्षक मेखला। रक्षक मेखला के अंतर्गत कृषिगत खेतों के किनारे पवन की दिशा के समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष व झाड़ियां लगाने से पवन द्वारा होने वाला अपरदन रोका जा सकता है। और इसका जो मुख्यतः उपयोग है, जो यूज है, वो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे जो है, क्योंकि पवन द्वारा जो अपरदन होता है, वायु द्वारा जो अपरदन होता है, मुख्य रूप से हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो रक्षक मेखला है, जिसमें हम पवन की दिशा के समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष व झाड़ियां लगा देते हैं और जिससे वहां पर अपरदन को रोका जा सकता है। और लास्ट है इसके अंतर्गत मिश्रित खेती। इसमें भी मिट्टी अपरदन रोकने में मदद मिलती है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों की
जड़ें मिट्टी की अलग अलग गहराई में पहुंचकर भूमि के कटान को रोकती है। अतः मिश्रित रूप से मिट्टी में जो है खेती की जानी चाहिए। अब है हमारा सेकंड, वृक्षारोपण संबंधी पद्धतियां। वनस्पति मृदा अपरदन रोकने में अधिक सहयोगी होती है, अतः वनों का अधिक लगाना लाभकारी होता है। इसके अंतर्गत दो तरह के कार्य किए जाते हैं। यानी वन रोपण पद्धति में क्या है कि जो हमारी खाली जो ज़मीनें हैं, जो वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है, वनों का लगाया जाता है। अब इसमें जो वनारोपण संबंधी पद्धति है, इसके भी दो कार्य होते हैं। एक तो जो जिन क्षेत्रों में वन पहले से है ही नहीं, उन क्षेत्रों में हम नए वन लगाते हैं, और दूसरा जिन क्षेत्रों में हम या तो वे वन क्षेत्र उजड़ गए हैं, या उन क्षेत्रों में अगर हमने वनों की कटाई की है तो दोबारा से वहाँ पर वनों को लगाया जाता है, जिसे पुनः वनारोपण भी कहते हैं। तो दो कार्य हैं। ए, नए क्षेत्रों में वनों का विकास, नए क्षेत्रों में वनों का विकास। इसके अंतर्गत वन शून्य क्षेत्रों में वन लगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। यानी वन शून्य क्षेत्र जो है, जिन क्षेत्रों में वन नहीं पाए जाते, उन क्षेत्रों में क्या है, वन लगाकर मिट्टी का अपरदन को कम किया जा सकता है। और जहाँ पर जो वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वन नहीं पाए जाते, उन्हें कहते हैं वन शून्य क्षेत्र। वनों से मिट्टी का संगठन बढ़ जाता है तथा यह संगठन नवीन वनस्पति के विकास में सहायक होता है। वृक्षों की पत्तियां, शाखाएं, झाड़ियां व घासें वर्षा की बौछारों को भूमि पर सीधे गिरने से रोककर मिट्टी कणों को पृथक्करण से बचाकर मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। और बी है इसमें हमारा उजड़े हुए वनों को पुनः लगाना। यानी उजड़े वनों के स्थान पर पुनः वनों का विकास कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इन क्षेत्रों में प्राय वे क्षेत्र आते हैं जहां वनों को जलाया या काटा जाता है। कभी कभी अव्यवस्थित चराई से भी ऐसे क्षेत्र ऐसा होता है। अतः यहाँ पुनः वन लगाए जाएं एवं पशुओं द्वारा चराई रोकी जाए। तो उजड़े हुए वन जो हैं, जिसमें हमारे जलाए गए या काटे गए जो वन क्षेत्र है, उनमें जो है दोबारा से पुनः वन लगाकर हम मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं। और अंतिम है इसमें हमारा नंबर 2, यांत्रिक पद्धति। यानी जिसमें यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही महंगी होती है। यांत्रिक विधियां बहुत अधिक महंगी पड़ती है, किंतु अधिक कारगर भी होती है। मृदा अपरदन रोकने की यांत्रिक पद्धति निम्नलिखित है। फर्स्ट है इसमें कंटूरनुमा कृषि। इस विधि में कंटूर की ढाल वाली दिशा के समकोण दिशा में खेतों को जोता जाना चाहिए। अब हमने पहले भी देखा था कि जो ढाल वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो जोताई का तरीका है, उसमें ढाल के अनुसार ऊंचे से नीचे की ओर नहीं जुताई करनी चाहिए, उसमें नीचे से ऊपर की ओर जुताई करनी चाहिए, जिससे ढालों से बहने वाला जल मिट्टी को न काटे। निसंदेह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का यह सर्वोत्तम उपाय है। 600 मिलीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कंटूर खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। सेकंड है वेदिका निर्माण। यांत्रिक कृषि प्रधान देशों में इस विधि को अपनाया जाता है। जहां अधिक ढाल होते हैं, वहां इस विधि को लागू किया जाना चाहिए। थर्ड है अवनालिका नियंत्रण। अवनालिका अपरदन अधिक हानिकारक होता है। इसका नियंत्रण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है।
जिसमें ए है हमारा अपवाह जल को रोककर, यानी जो बहता हुआ जल है उसे उस क्षेत्र में जाने से रोकना, यानी उसकी प्रवाह गति को रोकना। सेकंड है हमारा बी, वनस्पति आवरण में वृद्धि कर। अगर हम उस क्षेत्र में वनस्पति का आवरण अधिक कर देंगे तो वनस्पति आवरण के कारण जो है वो भूमि खुली नहीं रहेगी और उस वनस्पति आवरण के कारण मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। सी, अपवाह का मार्ग परिवर्तन करना, यानी जो अपवाह का मार्ग है, जो अपवाह मार्ग के अंतर्गत जो हमारा प्रवाहित जल है, जो हमारी नदियां हैं, उनका जो निश्चित एक मार्ग है, उस मार्ग को जो है दूसरी दिशा में बदल देने से भी उस क्षेत्र में जो है मिट्टी अपरदन नहीं होगा। और डी है नवीन संरचनाएं बनाकर। तो इस तरह से जो हमारा मिट्टी का अपरदन है उसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर देखा। धन्यवाद।